हेलो गाइस, प्रगति मंत्रा में आपका स्वागत है। मैं मानवेंद्र सिंह आज आपको पढ़ाने जाऊंगा हिस्ट्री का, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता वाला जो पोर्शन है। अब अपने जो लास्ट पार्ट पढ़ा था वो प्राचीन इतिहास पढ़ा था, राइट। जो पाषाण काल था उसके बारे में हमने डिटेल में सारी चीज़ें की थी, राइट। तो सभी बच्चे अच्छे से अभी CHSL के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो सभी लोग अच्छे से दे रहे होंगे, राइट। और जो सिंधु घाटी सभ्यता वाला पोर्शन है जो मैं आपको कराने जाऊँगा, अच्छे से बिल्कुल एक एक चीज़ को अच्छे से देखिएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, जो सिंधु घाटी सभ्यता वाला जो पोर्शन हम जो करने जा रहे हैं तो वो बहुत अच्छे तरीके से हमें देखना चाहिए कि क्या है, राइट। एक सभ्यता थी जो पाषाण काल था, राइट। पाषाण काल हमने पढ़ा, जो एक अनुमानित लगाया जाता है पाषाण काल को, राइट। पत्थर का काल था। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के जो तत्व पाए गए, जो प्राचीन काल के जो तत्व पाए गए कि पहले भी लोग थे, राइट। तो उस चीज़ के रिगार्डिंग हमें डिटेल में थोड़ा सा पढ़ना है, ठीक है। तो अच्छे से इस चीज़ को आप देखिएगा, एक एक चीज़ बहुत मज़ा आएगा क्लास करने में, ठीक है। तो देखो, सिंधु घाटी सभ्यता का ये जो मैंने चित्र दिखा रहा हूँ, इसको देखिएगा आप। आपको दिख भी रहा होगा कि देखो, पहले हमारे जैसे भी लोग रहते थे और हमारे जैसी चीज़ें, देखो आप सारी चीज़ें दिख रही होंगी ना। तो ये सब चीज़ें हमारे जैसी भी थी, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके बाद जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी खोज कैसे हुई, कब से कब तक चला, तो ये समय कौन सा काल था, और नामांकन क्या है, और उद्भव क्या है, और विशेषताएं क्या हैं, ठीक है। तो देखते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले की बात, सबसे पहले खोज के बारे में देखते हैं। तो देखो, चार्ल्स मैनसन थे, आपको दिख रहा होगा, खोज की तरफ देखिएगा आप। एक सेकेंड, हाँ जी, चार्ल्स मैनसन थे, ठीक है। उन्होंने 1826, ये जो समय दिया है, उन्होंने 1826 में एक बुक लिखी। उसमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में क्या थोड़ा सा बताया था। सॉरी, 26, एक सेकेंड मुझे, हाँ एक सेकेंड, थोड़ा सा समझ में आएगा, मैं बड़ा करके दिखाऊंगा इसलिए मैंने उसको कट किया है, ठीक है। हाँ, खोज वाला पोर्शन देख लेते हैं, ठीक है। चलो, पहले हम खोज वाला पोर्शन देखते हैं, फिर आगे देखेंगे। तो मैं बताना चाहूँगा कि देखो, सबसे पहले हमें क्या कि सिंधु घाटी सभ्यता का खोज वाले पार्ट में अच्छी तरीके से एक एक चीज़ें देखनी है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले खोज हुई थी जो सिंधु घाटी सभ्यता की, जो चार्ल्स मैनसन थे। इन्होंने 1826 में, देखो कब, 1826 में इनकी एक बुक थी, नैरेटिव ऑफ जर्नी। देखिएगा, कौन सी बुक थी, नैरेटिव ऑफ जर्नी में इन्होंने थोड़ा बहुत आइडिया दिया था सिंधु घाटी सभ्यता के रिगार्डिंग, ठीक है। थोड़ा बहुत आइडिया दिया था। फिर इसके बाद कुछ समय बाद, इसके बाद कुछ थोड़ा सा समय होने के बाद फिर क्या हुआ कि दो भाई थे जिनका नाम था वर्टन बंधु, ठीक है। कौन थे, दो भाई थे जिनका नाम क्या था, वर्टन बंधु थे। वो क्या कर रहे थे, रेलवे की खुदाई कर रहे थे। देखो इस पार्ट को देखना, वो क्या कर रहे थे, रेलवे की खुदाई कर रहे थे। तो उन्होंने 1856 में उन्हें क्या हुआ, जब खुदाई चल रही थी रेलवे की, तो उनको साक्ष्य मिले, किसके, इस चीज़ के, सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य मिले। कब, 1856 में। दो भाई कौन कौन से, जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन, ये दोनों के नाम है, जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन, दो भाई थे। 1856 में वो रेलवे की खुदाई कर रहे थे और उस टाइम उन्हें सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य मिले थे। तो देखो, इस पार्ट को भी आपने देखा होगा अच्छी तरीके से। और फिर इसके बाद जो हम आगे चलते हैं कि देखो, भारत के, मैंने आपको इससे पहले भी पढ़ाया था, भारत के जो इतिहास के जिन्हें जनक कहा जाता है उनका नाम क्या है, अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। तो भारत की ज़्यादातर चीज़ों के इतिहास के बारे में उन्होंने लिखा है और इतिहास में उन्होंने काफ़ी चीज़ें ठीक है, चीज़ों को खोज की है, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अलेक्जेंडर कनिंघम के अनुसार जो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जब उन्होंने बताया, वो समय था 1853 से 56 के बीच। उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ये सब चीज़ें बताई थी कि सिंधु घाटी सभ्यता कोई चीज़ है और से ये एक प्राचीन सभ्यता है, और पहले भी लोग हमारे जैसे रहते थे, हमारे जैसे छत होते थे, मकान होते थे, पक्की नालियाँ होती थी, राइट। जैसे कि हमारे पक्की नालियाँ होती थी और घर होते थे बहुत, और एक बहुत अच्छे बहुत अच्छे ढंग से घर होते थे। ऐसे इस तरफ एक बड़ा चौड़ी सड़क निकली होती थी और इस तरफ एक छोटी सी सड़क निकली होती थी, राइट। और इन घरों का मुँह छोटी सी सड़क की तरफ खुलता था, और इस तरीके से, और नालियाँ होती थी, राइट। कई जगह तो लकड़ी की नालियाँ भी पाई गई। तो हमारे जैसे भी लोग रहते थे। तो ये सभ्यता को हमें एक अच्छे ढंग से देखना है,
राइट। इस सभ्यता को एक हम अच्छे ढंग से देखेंगे, ठीक है। इसके बाद आपने समझ लिया कि अलेक्जेंडर कनिंघम ने कब बताया था, 1853 और से 56 के बीच में इन्होंने एक आइडिया दिया था, ठीक है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम क्या, इसके बाद देखते हैं जॉन मार्शल, ठीक है। ये क्या लिखा है, जॉन मार्शल लिखा है, ठीक है। जॉन मार्शल ने 1921 में, जॉन मार्शल ने 1921 में दो लोगों के साथ, दयाराम साहनी और राखल दास, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जॉन मार्शल ने 1921 में दो लोगों के साथ सिंधु घाटी सभ्यता की रिगार्डिंग कुछ डिटेल दिया, राइट। किसके किसके साथ, दयाराम साहनी और, मतलब कि क्या था कि जॉन मार्शल क्या था कि ये मैन लीडर था और जो खुदाई करने वाले थे वो दयाराम साहनी थे और राखल दास थे। तो इस तरीके से मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले जो खोज हुई सिंधु घाटी सभ्यता की वो इन्हीं के थ्रू हुई, जॉन मार्शल के थ्रू। कब, 1921 में, दयाराम साहनी और राखल दास के तहत, राखल दास के द्वारा, ठीक है। तो अब थोड़ा सा हम इसको आइडिया थोड़ा सा जो हमने पढ़ा है उसको थोड़ा सा हम एक बार क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसा ना हो कि यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझ में चीज़ें ना आए, समझ में आएंगी, मैं कोशिश तो पूरी करूँगा कि आपको सारी चीज़ें समझ में आए, ठीक है। एक बार यहीं पे मैं रिवाइज कराता हूँ खोज की जगह, ठीक है। हाँ, खोज में देखते हैं। सबसे पहले चार्ल्स मैनसन ने क्या किया था, अपनी बुक में लिखा था नैरेटिव ऑफ जर्नी। देखो कब, 1826 ईस्वी में। बर्टन बंधु दो भाई थे जो रेलवे की खुदाई कर रहे थे 1856 में, और उन्होंने क्या किया था, जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन दो भाई थे, राइट। उन्होंने रेलवे की खुदाई की तो वहाँ पे कुछ साक्ष्य मिली थी, कुछ ईंटें मिली थी, तो उस अनुसार उन्होंने कहा था कि कुछ पहले भी लोग यहाँ पर इस तरीके के रहते थे। देखो उन्होंने जब खुदाई की रेलवे की तो कुछ ईंटें प्राप्त हुई थी, ठीक है। इसके बाद अलेक्जेंडर कनिंघम, इन्होंने ये क्या थे, भारत के इतिहास के जनक इन्हें माना जाता है, और 1853 से 1856 में इन्होंने इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया दिया था। फिर इसके बाद जॉन मार्शल के बारे में देखते हैं, ठीक है। जॉन मार्शल थोड़ा सा, हाँ, जॉन मार्शल के बारे में देखते हैं। इन्होंने क्या 1921 में दो लोगों के साथ, दयाराम साहनी और राखल दास, आरडी, ठीक है। कौन कौन, दयाराम साहनी, देखिएगा, दयाराम साहनी और राखल दास के साथ क्या किया कि हड़प्पा सभ्यता की या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया। कब, 1921 में। तो इस तरीके से आप बता दोगे ना कि चार्ल्स मैनसन ने 1856 में नैरेटिव ऑफ जर्नी, बर्टन बंधु ने 1856 में, जेम्स विलियम और बर्टन बंधु दोनों भाई थे, जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन, उन्होंने खुदाई की रेलवे की पटरी के रिगार्डिंग, तो वहाँ पर ईंटें मिली कब, 1856 में, तो उन्होंने उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा डिटेल दिया। फिर उसके बाद अलेक्जेंडर कनिंघम ने कब बताया था, 1853 से 56 के बीच उन्होंने थोड़ा सा आइडिया दिया था इसके रिगार्डिंग। लेकिन जो सही ढंग से जो आइडिया दिया है वो जॉन मार्शल ने दिया था, किसके साथ, दयाराम साहनी और उसके राखल दास बनर्जी के साथ, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं आगे चलते हैं। अब काल देखते हैं। देखो समय कैसे देखो खोज तो देख ली, अब समय देखते हैं। तो जॉन मार्शल थे, उनके अनुसार मैं आपको बताना चाहूँगा कि जॉन मार्शल थे, उनके अनुसार जो समय काल था वो था 3250 से 2750। कितना था, 3250 से 2750। किसके अनुसार, जॉन मार्शल के अनुसार, ठीक है। किसके अनुसार था, ये जॉन मार्शल के अनुसार था। 3250 से 2750 माना गया कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी कब थी, 3250 से 2750 BC। क्या याद रखना, 3250 BC से, BC मतलब ईसा पूर्व, 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व के समय क्या था, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके साक्ष्य माने गए कि इतने पुराने साक्ष्य हैं। लेकिन एक बहुत एक डीपी अग्रवाल थे, कौन थे, डीपी अग्रवाल, ठीक है। डीपी अग्रवाल थे, उन्होंने कार्बन पद्धति, जो C14 वाली जो कार्बन पद्धति होती है उसके अनुसार जो इसका समय काल बताया, वो बताया, जो समय काल कितना बताया, वो समय काल बताया 2300 से 1750। कितना, 2300 से 1750 BC। तो ठीक है, तो आपको मैं बताना किसके अनुसार, C14, किसने बताया, डीपी अग्रवाल ने। तो ठीक है, तो ये आप इसमें देख भी सकते हैं, जैसे कि इसमें देख भी सकते हैं आप, डीपी अग्रवाल जो मैंने बताया
देखो हाँ, डीपी अग्रवाल C14 के तहत देखो यहाँ पे लिखा भी है, आप इसके तहत अच्छी तरह लिख भी लीजिएगा, ठीक है। तो डीपी अग्रवाल के तहत 2300 से 1750 BC, ठीक है। अब इसके बाद नामांकन क्या है, तो नामांकन में देखो सबसे पहले ये सभी सारे साक्ष्य किस नदी के किनारे पाए गए, सिंधु नदी के किनारे पाए गए, तो इसका नाम रख दिया हमने सिंधु सभ्यता, ठीक है। फिर इसका नाम रखा गया सिंधु सरस्वती सभ्यता, उसी से रिगार्डिंग, राइट। और फिर बाद में क्या हुआ कि लोग कहने लगे कि ये जो सिंधु नदी के किनारे पा रहे, ठीक है, हमने सिंधु सभ्यता मान लिया, लेकिन यहाँ के जो स्पेसिफिक जगह के नाम है उनके नाम पे इस सभ्यता का नाम रखा जाए, तो फिर बाद में इसका नाम रखा गया हड़प्पा सभ्यता, तो ठीक है। तो इस तरीके से इसका नाम हुआ। देखो जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, आपका जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है इसका काल, समय काल कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, ठीक है। यूपीएससी, बीपीएससी और पीसीएस में कई बार एग्जाम में पूछे गए, और ऐसा नहीं, एसएससी के रिगार्डिंग भी काफ़ी बार ये काल, जो समय काल है, ये पूछा गया, ठीक है। अब इसमें जो हमें देखना है वो देखना है कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है, समझिएगा, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये कहाँ से आया, मतलब ये स्टार्टिंग इनका कहाँ से हुआ। तो सभी लोगों ने अपने अपने मत रखे, विदेशी लोगों ने अपने मत रखे, स्थानीय लोगों ने अपने मत रखे, तो सभी के मतों को अच्छी तरीके से आप देखिएगा। तो देखो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो विदेशी मत थे वो क्या है, कि उद्भव कहाँ से हुआ, कि लोग कहाँ से आए। तो विदेशी मत था कि सिंधु घाटी सभ्यता जो आई थी वो एक सुमेरियन सभ्यता थी। कौन सी थी, सुमेरियन सभ्यता थी। किसके किसके अनुसार, मार्शल के अनुसार, व्हीलर के अनुसार, चाइल्ड के अनुसार, डीडी कोसाम्बी, इनके अनुसार। किसके अनुसार, मार्शल, जॉन मार्शल, मतलब मार्शल, व्हीलर, चाइल्ड और डीडी कोसाम्बी ईटीसी, इनके तहत सबको कहा जाता था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो सुमेरियन सभ्यता का एक भाग है। किसका, सुमेरियन सभ्यता। देखो सभ्यता जैसे मिस्र की सभ्यता हो गई, सुमेरियन सभ्यता हो गई, मेसोपोटामिया की सभ्यता हो गई, और सिंधु घाटी सभ्यता की सभ्यता हो गई। तो मैं एक आपको बताना चाहूँगा कि सब लोगों ने बताया कि ये जो सभ्यता है, ये सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो सुमेरियन सभ्यता का भाग है। किसने बताया, जॉन मार्शल, व्हीलर चाइल्ड और डीडी कोसाम्बी, राइट, इन लोगों के मत थे। बट स्थानीय मत थे जो भारत में रहने वाले लोग, या फिर जो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में रहने वाले लोगों के, इन लोगों के मत क्या थे वो समझिएगा। तो राखल दास जी का मत था कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये केरल में जो एक जनजाति पाई जाती है, द्रविड़ जनजाति। कौन सी, द्रविड़ जनजाति। तो उस जनजाति के सभ्यता बताई गई। किसने बताया, राखल दास बनर्जी जी ने बताया कि ये जो सभ्यता है वो क्या है, द्रविड़ जनजाति के लोगों की सभ्यता है। और टीएन रामचंद्र और लक्ष्मण स्वरूप, कौन कौन, टीएम रामचंद्र और लक्ष्मण स्वरूप, इन लोगों ने क्या क्या बताया, हाँ लक्ष्मण स्वरूप, हाँ ठीक है, पुसालकर, ठीक है, इन्होंने टीएन रामचंद्र, इन्होंने बताया कि ये जो सभ्यता है वो आर्यों की सभ्यता है। अब एक चीज़ समझिएगा आप, यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से मैं इसको समझाने जा रहा हूँ कि देखो सब लोगों के मत थे। उन्होंने टीएन रामचंद्र और लक्ष्मण स्वरूप, वो थे ना लक्ष्मण स्वरूप, हाँ लक्ष्मण स्वरूप, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने कहा कि ये आर्य की सभ्यता है। तो ये सब चीज़ें आपको एक बार देखिएगा। देखो एक बार इस चीज़ को समझिएगा कि विदेशी जो मत हुए, ठीक है, तो विदेशी मत, एक चीज़ बताइए कि जब जो सुमेरियन सभ्यता है, एक चीज़ समझिएगा, जो सुमेरियन सभ्यता है और जो मिस्र की सभ्यता, समझिएगा, सुमेरियन सभ्यता और मिस्र की सभ्यता, और ये जो सभ्यता है ये इतना पोर्शन है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, सुमेरियन सभ्यता से पैदा हुई है सिंधु घाटी सभ्यता। मैं आपको बताना चाहूँगा, क्या ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि ये सुमेरियन सभ्यता से ये सभ्यता बन सकती है? तो मेरे अनुसार तो ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी उन्होंने मत दिया तो कुछ तो उसमें चीज़ें चेक की होंगी तभी उन्होंने माना। तो ये किसके मत थे, ये थे जॉन मार्शल, ठीक है, जॉन मार्शल, कौन थे, चाइल्ड डीडी, जॉन मार्शल, चाइल्ड डीडी और वो सॉरी व्हीलर चाइल्ड और डीडी कोसाम्बी। तो ये इनके मत थे। अब द्रविड़ जनजाति के लोग तो भारत में जो पाए गए द्रविड़ जनजाति, उनका किन्होंने बताया था, राखल दास जी ने बताया। राखल दास जी ने क्या बताया कि ये द्रविड़ जनजाति के लोग थे। कैसे थे, द्रविड़ जनजाति के लोग थे, ठीक है। ये किसने बताया था, राखल दास बनर्जी। आपको ये सारी चीज़ें एक एक चीज़ें याद रखनी है। देखो आप इससे जो मेरा नोट्स है, इससे आप अच्छी तरीके से आप नोट कर लीजिएगा। मैं इसको स्क्रीनशॉट भी लेने दूंगा थोड़ा सा, ठीक है। तो मैं इसलिए इसको अच्छी तरीके से और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको चीज़ों को अच्छे से समझना है। फिर चलते हैं हम विशेषताओं के बारे में, ठीक है। तो विशेषताओं के बारे में देखिएगा एक बार अच्छे से। अब विशेषताओं में हमें क्या देखना है,
ठीक है, विशेषताओं में क्या है कि विशेषताओं में हमें सबसे पहले हमें नगरीय सभ्यता पढ़नी है। क्या पढ़नी है? नगरीय सभ्यता पढ़नी है। कांस्य युगीन सभ्यता थी। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कैसी सभ्यता थी? कांस्य युगीन। इसको अगर पूछ लिया जाए कि ये कैसी सभ्यता थी, तो कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है, और ये कैसी सभ्यता थी? आद्य ऐतिहासिक सभ्यता थी। अब कांस्य युगीन और आद्य ऐतिहासिक चीजों को मतलब समझना कि कांस्य युगीन का मतलब है कि जहां पर कांस का उपयोग होता था। कांस कैसे बनता? कांस बनता है, मैंने लास्ट वाले पार्ट में भी बताया था कि जो टिन, तांबा प्लस टिन दोनों को मिला दो तो क्या बन जाता है? कांस बन जाता है। ठीक है, टिन और तांबे को दोनों को मिला देते हैं तो क्या? कांस बन जाता है। तो उस टाइम कांस की चीजें चलती थी, राइट। कांस का यूज होता था। कांस युगीन सभ्यता जिसे कहते हैं, और नगरीय सभ्यता थी वो। और आद्य ऐतिहासिक क्या होता है? देखो, मैंने एक पढ़ाया था आपको ऐतिहासिक, एक पढ़ाया था एक पढ़ाया था प्राग ऐतिहासिक, फिर एक पढ़ाया था आद्य ऐतिहासिक और एक पढ़ाया था ऐतिहासिक। तो आद्य ऐतिहासिक एक ऐसी चीज है जहां की चीजें लिखित तो मिली। देखो, आद्य ऐतिहासिक का मतलब क्या होता है? लिखित तो मिली, बट जो चीजें लिखित मिली वो पढ़ी नहीं जा सकी। कैसी नहीं जा सकी? पढ़ी नहीं जा सकी। तो उसे कौन सी सभ्यता कहने लगे? आद्य ऐतिहासिक सभ्यता। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक बार मैं बताता हूं किस तरीके की चीजें। अब ये सिंधु घाटी सभ्यता के वर्ड थे। ठीक है, इन चीजों को देखो, तो ये चीजें मिली तो है लेकिन इनको हम पढ़ नहीं सकते थे कि क्या चीजें हैं। ये सिंधु घाटी सभ्यता के वर्ड कुछ मिले हैं, तो इन चीजों को हम ढंग से नहीं पढ़ सकते थे। तो ये कौन सी सभ्यता कहलाई? आद्य ऐतिहासिक सभ्यता। और जो पढ़ ली जा सकती है, लिखित मिली और पढ़ी जा सकती है, वो कौन? ऐतिहासिक सभ्यता। ठीक है, इस चीज को समझ गए। और यहाँ ये सभ्यता कैसी थी? शांति प्रिय सभ्यता थी। देखो, जब ये इसकी खुदाई की गई तो वहां पर कुछ ऐसी चीजें नहीं मिली लड़ने से रिगार्डिंग जो सभ्यता को शांति प्रिय नहीं बोला जा सके, तो इसलिए कुछ लड़ने की चीजें, तलवार हुई, ऐसी चीजें नहीं मिली वहां पर। तो इस प्रकार से ये शांति प्रिय सभ्यता मानी गई। व्यापार प्रधान सभ्यता, यहाँ उस अनुमान लगाया गया जब खुदाई हुई तो ऐसा लगा कि यहाँ पर बहुत व्यापार चलता था। कि मतलब किस तरीके का? कि व्यापार इस तरीके का चलता था कि एक सामान तुम जैसे कि कोई उनको सामान चाहिए तो वो एक सामान लेंगे और एक सामान तुम्हें वापस देना पड़ेगा, मतलब खुद देना पड़ेगा, तब उनसे आप कोई सामान खरीद सकते। तो किस तरीके का था? व्यापार प्रधान सभ्यता थी। ठीक है, और विस्तृत सभ्यता थी। आपको पता ही है कि कितने में फैली थी? 16 लाख किलोमीटर में 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली थी। 16, हाँ शायद, एक बार क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है, और ये राजनीतिक, और फिर इसको हम पढ़ेंगे, इसका राजनीतिक चीजें पढ़ेंगे, आर्थिक पढ़ेंगे, सामाजिक पढ़ेंगे और सांस्कृतिक चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके आगे हम देखते हैं। अब थोड़े से चीजों को हम एक बार समझते हैं इस सभ्यता के बाद रिगार्डिंग। ठीक है, ये मैप देखिएगा, इसको अच्छे से समझिएगा। देखो, इस मैप में जो मुझे समझाना है उस पर थोड़ा सा आप फोकस करिएगा। देखो, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, हाँ, अब इसको समझिएगा। देखिए, आप इसको समझिएगा, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने जा रहा हूँ। देखो, ये है क्या है? यूपी। यूपी के कहाँ पर? आलमगीरपुर। ठीक है, यूपी का आलमगीरपुर। ठीक है, किस नदी पर स्थित है? हिंड नदी पर। देखो, मैं क्या बता रहा हूँ, ये लास्ट पॉइंट बता रहा हूँ सबके। और यूपी हो गया, फिर इसके बाद महाराष्ट्र के दाइमाबाद, बाद किस नदी के किनारे है? ये गोदावरी। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना, ये पॉइंट याद रखना। फिर इसके बाद जम्मू कश्मीर का मांदा, ये किस नदी पर है? चिनाब नदी पर है। चिनाब लिखा, समझ जाना, चिनाब नदी पर है। और बलूचिस्तान का ये जो जगह है वो है सुतका गिड्डोर, सुतका गेडोर। थोड़ा सा
सुक्ता गिद्धौर। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इतने एरिया में ये सभ्यता फैली हुई थी। अफगानिस्तान में भी थी, कुछ जगह अफगानिस्तान भी है, और ये जो लास्ट था पॉइंट वो इतनी जगह में फैला हुआ था। ठीक है, तो जो अभी मैं मैप में भी दिखा देता हूँ जो मैंने बना रखा, देखो ये बना रखा, तो इसको आप पहले मैं समझा देता हूँ, फिर आप उसके तहत समझ लीजिएगा। देखो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो सभ्यता थी वो, इसका एक लास्ट पॉइंट ये था, एक लास्ट पॉइंट देखो, एक लास्ट पॉइंट ये था इसका, एक लास्ट पॉइंट ये था और ये था। तो इसको अगर हम मिलाएं, देखो अगर मैं यहाँ से इसको मिलाता हूँ, ये मिलाया और ये मिलाया, देखो ये इतने एरिया में क्या था, ये सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी। देखो लास्ट पॉइंट, यूपी के, कहाँ के, यूपी के आलमगीरपुर, जम्मू कश्मीर के मांदा, और महाराष्ट्र के दाइमाबाद, और बलूचिस्तान के सुक्ता गिद्धौर, इतने में फैली थी। अब इसकी लंबाई जो कि मैं समझा देता हूँ इसी मैप के अनुसार। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो थी वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली थी। ये वाली जो लाइन है वो कितने में थी, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली थी। ठीक है, ठीक है। और देखो मैंने इसको लिखा, आलमगीरपुर हिंडन नदी के यूपी में था, मांदा कहाँ पर, जम्मू कश्मीर, किस नदी पर, चिनाब नदी पर, और दाइमाबाद किस नदी पर, कहाँ पर, महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर, और बलूचिस्तान सुक्ता गिद्धौर किस नदी पर, दास नदी पर। तो इसकी जो टोटल ये फैली हुई थी वो कितने में फैली थी, 13 लाख वर्ग किलोमीटर, कितने में, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली थी। ठीक है, और इसका जो सामने वाली लंबाई है वो है 1600 किलोमीटर, और ये वाली है, ये कितनी है, 1400 किलोमीटर। तो ये टोटल जो अगर पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता टोटल कितनी फैली हुई थी, तो आप बता सकते 13 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चीज़ें समझ गए। अब और ये सारी चीज़ें आप समझ लीजिएगा। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं। अब इसको भी मैप के थ्रू अब हमें समझना पड़ेगा। जगहों के नाम है, अलग अलग जगहों के नाम है, चीज़ों को हमें अच्छे से समझना पड़ेगा। तो मैप और मैं सब चीज़ें एक बार अच्छे से बताऊंगा। देखो मैं ओनली हर मैप में एक शहर बताऊंगा तो आप चीज़ों को अच्छी तरह समझ जाएंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले हमें क्या समझना है, अभी तक जो हमने पार्ट देखा उतना तो समझ में आ गया ना आपको। अब हमें जगह देखनी कि कौन, तो आपको बताना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा जो जगह थी वो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में 3 जगह हमें याद रखनी पड़ेगी। तो आपको पता है अब अफगानिस्तान के बारे में थोड़ा सा देखो, ये है अफगानिस्तान में कौन जो जगह थी उनको समझिएगा। वो कौन 2 जगह थी, उन 2 जगह के नाम याद रखने हैं, 1 और 2 जगह। ठीक है, अफगानिस्तान की 2 जगह का नाम याद रखना। एक का नाम था सुरतुगोई, ठीक है, ये अफगानिस्तान की जगह है नंबर 1। और नंबर 2 याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है, दूसरा है मुंडीकाक। जो इम्पोर्टेंट जगह है उनका नाम लिख रहा हूँ। ठीक है, तो अफगानिस्तान आप समझ गए। अफगानिस्तान में 2 जगह थी, सुरतुगोई और मुंडीकाक। कौन कौन 2 जगह थी, सुरतुगोई और मुंडीकाक। फिर इसके आगे देखते हैं, अफगानिस्तान हो गया। अब देखते हैं हम पाकिस्तान के रिगार्डिंग सारी चीज़ें। हाँ, अब देखो पाकिस्तान में कौन कौन सी जगह थी, हर चीज़ को एक एक अच्छे ढंग से देखना। देखो पाकिस्तान में जो जगह थी, देखो उस मैप में तो आपको समझ में आ जाएंगे, ये थोड़ा अगर नहीं आएंगे तो इसमें आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। देखो जो पाकिस्तान में जो जगह थी उनके नाम थोड़े से याद रखिएगा। देखो पाकिस्तान में जो भारत का पंजाब है, जैसे कि भारत का पंजाब ही है कि नहीं, ठीक है, भारत का पंजाब है, भारत के पंजाब से जुड़ा हुआ किसका पंजाब है, पाकिस्तान का पंजाब है। तो पाकिस्तान के पंजाब में एक जगह है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है हड़प्पा। क्या नाम है, हड़प्पा। ठीक है, कहाँ पर, पाकिस्तान के पंजाब में। ठीक है, पाकिस्तान के पंजाब में एक जगह है जिसका नाम क्या है, हड़प्पा। ठीक है, फिर दूसरी जगह चलते हैं। पाकिस्तान के जो सिंध प्रांत है,
यहाँ पे पड़ता है जो सिंध प्रांत है। और सिंध प्रांत में, एक सेकेंड, जो सिंध प्रांत है, और उस सिंध प्रांत में कितनी जगह हैं, उन जगहों के नाम एक एक नाम याद रखिएगा। सिंध प्रांत में सबसे पहले मोहनजोदड़ो, ठीक है, और दूसरा हो गया कोटदीजी, और तीसरा है चहुनुदड़ो। ठीक है, चहुनुदड़ो। तो ये क्या है, ये आपका क्या हो गया कि ये पाकिस्तान के पंजाब की एक जगह हो गई और सिंध प्रांत की हो गई। अब पाकिस्तान के बलूचिस्तान की बची है 3 जगह, तो वो मैं अगले मैप में बता रहा हूँ, तो इस चीज़ को आप समझ गए। पाकिस्तान के एक जगह है पंजाब में हड़प्पा, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो, कोटदीजी और चहुनुदड़ो। और बाकी इसकी नदियाँ हैं जो मैं अलग से बताऊँगा कि नदियाँ कौन किस नदी पर बसा है, तो इन चीज़ों को, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं फिर हम देखते हैं कि पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान पार्ट है, अब पाकिस्तान का बलूचिस्तान पार्ट पड़ जाता है, तो बलूचिस्तान पार्ट का नंबर 1 लिखते हैं, ये बलूचिस्तान पार्ट हो गया। तो नंबर 1 में है वहाँ की कौन सी नदी है, वो जगह है डाबरकोट। नंबर 2 बालाकोट, डाबरकोट, बालाकोट। और नंबर 3 है सुक्ता गिड्डोर, सुतका गिड्डोर। तो ये कहाँ पर है, ये बलूचिस्तान। ये सारी जगह क्या है, ये तीनों जगह कहाँ पर है, बलूचिस्तान में, पाकिस्तान के। तो पाकिस्तान की जगह याद हो गई। पाकिस्तान के पंजाब में हड़प्पा, और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो, कोटदीजी, चहुनुदड़ो। ठीक है, ये कौन सी जगह है, सिंध प्रांत में, ये है पंजाब। ठीक है, मोहनजोदड़ो, कोटदीजी, चहुनुदड़ो। और पाकिस्तान के कौन से बलूचिस्तान स्थान पर हैं, वो हैं सुक्ता गिड्डोर, डाबरकोट, बालाकोट। ठीक है, तो ये पाकिस्तान की आपको सारी जगह याद हो गई होंगी, राइट। तो इसके बाद फिर हम देखते हैं आगे की चीज़ें। देखो अभी तक मैंने जो देखो इसमें आप देख लीजिएगा मैप में, और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये तो होगी पंजाब, वो पाकिस्तान का। देखो अफगानिस्तान की बता दी मैंने, अब पाकिस्तान की बता दी, तो आप इसमें आप एक बार मैप को देख लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हम कहाँ पर, भारत के बारे में। ठीक है, तो भारत के बारे में अब मैं डायरेक्ट लिख के लिखूंगा। तो सबसे पहले भारत के पंजाब में चलते हैं। ठीक है, भारत के कहाँ चलते हैं, पंजाब। ठीक है, पंजाब। तो पंजाब में, पंजाब की पहली जगह का नाम नोट करिएगा। पंजाब में पहली जगह है रोपड़, ठीक है, जिसे हम जानते हैं रूपनगर के नाम से। किस नाम से, रूपनगर के नाम से। दूसरी जगह का नाम है संघोल। तो पंजाब की हमें ये 2 जगह का नाम याद रखना है। कौन कौन, रोपड़ रूपनगर के नाम से, और संघोल। ठीक है, फिर इसके बाद आगे देखते हैं हम हरियाणा। ठीक है, हरियाणा। तो हरियाणा की में जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो साक्ष्य पाए गए, जो जिस जगह में, तो पहली जगह का नाम है वनमाली, वनमाली। और दूसरी जगह का नाम है राखीगढ़ी, राखीगढ़ी। ठीक है, और तीसरी का नाम है भगवानपुर, भगवानपुर या भगवानपुरा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इसका शॉर्ट वे में भी याद रख सकते हैं। राखी बनवाली भगवान के आशीर्वाद से, तो बनवाली हो गया, राखीगढ़ी हो गया, और भगवानपुर। राखी बनवाली, बनवाली हो गया, और किसके, भगवान के आशीर्वाद से। तो राखी बनवाली, तो हरियाणा के तीनों याद हो जाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हरियाणा में जो बनवाली जगह है, यहाँ पर क्या मिले थे, मिट्टी के साक्ष्य मिले थे, मिट्टी के हल्के साक्ष्य। क्या मिले थे, मिट्टी के हल्के साक्ष्य मिले थे। तो कोई ये मैं अभी आपको डिटेल में भी बताऊंगा, ये हल्का हल्का आइडिया दे रहा हूँ। राखीगढ़ी में क्या होता है कि अगर पूछ लिया जाए कि देखो पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, देखो अगर पूरी सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो आप बताओगे कि आप, सॉरी ऐसा नहीं, अगर क्वेश्चन पूछ ले कि सिंधु घाटी सभ्यता में भारत का सबसे बड़ा स्थल, तो कौन सा है, राखीगढ़ी। ठीक है, बड़ा नगर है। भारत में अगर पूछ लिया जाए
तो कौन सा कहलाएगा, राखीगढ़ी कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हरियाणा के हो गए। फिर आगे देखते हैं हम, हरियाणा के बाद हम देखते हैं राजस्थान। नोट करते चलना सब लोग, राजस्थान, सब अच्छे से लग जाओ, बिल्कुल मन लगा के। राजस्थान में जगह का नाम है कालीबंगा, ठीक है, और दूसरा स्थान है बालाथल। ठीक है, याद रखिएगा कालीबंगा। यहां पर मिले थे काले रंग की चूड़ियों के साक्ष्य। किसके मिले थे, काले रंग की चूड़ियों के साक्ष्य कालीबंगा में, और जुते हुए खेत के प्रमाण मिले थे यहाँ पर। तो राजस्थान में क्या, यहाँ पर कालीबंगा में काली रंग की चूड़ियां और जुते हुए खेत के प्रमाण मिले थे। ठीक है, तो इसके बाद आगे चलते हैं, तीन हो गए। चौथा राज्य है यूपी। तो यूपी में कौन कौन सा, एक तो हमने अभी अभी पढ़ा था आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। दूसरा हो गया संगोली, ठीक है, और तीसरा हो गया बड़गांव। ठीक है, बड़गांव। तो ये तीन जगह हो गई यूपी की। ठीक है, कौन से, आलमगीरपुर, संगोली और बड़गांव। अब देखते हैं हम सबसे, जिसमें सबसे ज़्यादा जगह हैं वो जगह पढ़ने जा रहे हैं, गुजरात। ठीक है, कौन सी जगह, गुजरात, जहाँ पर सबसे जगह ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो जगह पढ़ते हैं, गुजरात। ठीक है, तो गुजरात में मैं आपको बताना चाहूँगा, गुजरात में देखते हैं, पहला तो है लोथल। ठीक है, लोथल में किसके साक्ष्य मिले थे, चावल के साक्ष्य मिले थे। ठीक है, दूसरा देखते हैं धौलावीरा। ठीक है, तीसरा देखते हैं सुतकोदरा, जहां पर घोड़े के अवशेष मिले थे। ठीक है, इस चीज को समझ जाना। देखो उसमें तो लिखा है, मैं एक आइडिया दे रहा हूं आपको, उसमें तो आपको मिल जाएगा। सुतकोदरा हो गया। फिर एक अगला है रंगपुर, फिर अगला है रंगपुर में भी चावल के साक्ष्य मिले थे। अगला है भगत राव, और लास्ट है रोजदी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो चीजें मिली, ठीक है, ये सारी चीजें जो ये जगह हैं, ये जगह हमें बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको हमको एक एक चीज को अच्छे से पढ़ना है। तो देखिए, तो जो मैंने आपको देखो, जो मैंने अभी आपको बताया है वो सारा कुछ आपका इसमें प्रोवाइड होगा, इस राइट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। देखो पंजाब लिखवा है, सबसे पहले मैंने देखो क्या लिखा था, पाकिस्तान का पंजाब हड़प्पा। ठीक है, फिर पाकिस्तान का मैंने सिंध प्रांत लिखा था कोट दीजी, चौनुदड़ो, और कौन सा हो गया, चौनुदड़ो और मोहनजोदड़ो। ठीक है, फिर हम गए थे कहाँ, पाकिस्तान के बलूचिस्तान, डबाला कोट, डाबर कोट और सुख्तागडोर। ठीक है, और अफगानिस्तान के ये दोनों सुरतुगोई और मुंडीकाक। ठीक है, और फिर हम चलते हैं यहाँ पर पंजाब शहर में हमने देखा कि दो जगह थी, रोपड़ रूपनगर के नाम से, और संगोल। ठीक है, हरियाणा को देखते हैं, हरियाणा में तीन जगह थी, बनवाली, राखीगढ़ी और भगवानपुर। तो बनवाली में मिट्टी के हल्द मिले थे। और भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, अगर पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता का, तो राखीगढ़ी है। ठीक है, भगवानपुर। फिर इसके बाद चलते हैं हम राजस्थान में कौन सी, कालीबंगा, बालाथल। कालीबंगा में मैंने बताया था काले रंग की चूड़ियाँ प्रोवाइड मिली थी। ठीक है, फिर उसके बाद चलते हैं यूपी में तीन जगह हैं, आलमगीरपुर, संगोली और बड़गांव। कौन कौन, आलमगीरपुर, संगोली और बड़गांव। फिर चलते हैं गुजरात में बहुत सारी मैंने जगह बताई थी। सबसे पहले लोथल, जहाँ पर चावल के साक्ष्य मिले थे। दूसरा धौलावीरा, घोड़े के, और सुतकोदरा, जहाँ पर घोड़े के अवशेष मिले थे। और रंगपुर, जहाँ चावल के अवशेष मिले थे। और भगत राव और रोजदी। ठीक है, भगत राव और रोजदी। तो ये मैंने आपको सारी चीज़ें, एक एक चीज़ें बताई हैं। अब आपको क्या पढ़ना है कि देखो उसके नगर नियोजन के बारे में थोड़ा सा देखना है कि कहाँ ईंट के बारे में, सड़कों के बारे में, दरवाजे, कुआं और शौचालय और सामूहिक भवन। तो ये सारा कुछ हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, और मुझे लगता है कि शायद सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, अब मिलते हैं अगली क्लास में, और बड़े अच्छे तरीके से पढ़िएगा ध्यान से। ठीक है, तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। और अब ये क्या करना है, इतना करने के बाद अब इस चीज़ के बनाना आप लोग क्वेश्चन।
ठीक है। अब इस चीज़ के क्वेश्चन बनाना, आपके काफ़ी हद तक क्वेश्चन सही होंगे। आप क्वेश्चन बनाओगे तो फिर आपकी 100% कमांड हो जाएगी। इस पर कम से कम जितना पढ़ा है आपने, तो इस पर कम से कम काफ़ी क्वेश्चंस कर लें, ठीक है। फिर इसका जो अगला पार्ट आएगा तो उसमें आपको ये सारा कुछ सिंधु घाटी सभ्यता को पूरा एक अच्छे ढंग से अगली 2 वीडियो में पूरा सिंधु घाटी सभ्यता हम खत्म कर लेंगे, ठीक है। तो इतना ही, तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच क्लास करने के लिए। जो भी बच्चे क्लास कर रहे हैं और नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, और सेशन को लाइक करें, और जैसा भी है उसको कमेंट जरूर करें। सभी के सभी जो भी वीडियो देख रहा है उसको एक बार कमेंट जरूर करें, ओके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।